स्वागत है। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने इस बार सम्राट अशोक की जयंती मनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए सरकारी छुट्टी की भी घोषणा की गई है। आपको बताते चले बिहार सरकार के आदेशानुसार प्रेमचंद उच्च विद्यालय सणारी जो गोरियाकोट प्रखंड के अंतर्गत आता है, आज सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। इस अवसर पे वक्ताओं ने सम्राट अशोक की जीवनी पर प्रकाश डाला, वहीं पे कुछ कविताओं के माध्यम से भी सम्राट अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने का काम किया गया। इस अवसर पे भगवान श्री राम की जयंती भी मनाई गई। आइए देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। वक्ताओं ने क्या सम्राट अशोक के बारे में कहा, साथ ही प्रेमचंद उच्च विद्यालय के प्राचार्य विनय तिवारी द्वारा छात्रों के अभिभावकों से क्या अपील की गई है, तो आइए देखें एक विस्तृत रिपोर्ट में। और अब इसी कड़ी में हम अपने विद्यालय के वरीय शिक्षक श्री राजकिशोर जी से चाहेंगे कि सम्राट अशोक जयंती के शुभ अवसर पर अपना विचार जो मुख्य वृंद है वो हम लोगों के बीच रखें। जैसा कि सभी लोग बता चुके हैं आप लोगों को कि सम्राट अशोक का जयंती क्यों मनाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जयंतियाँ मनाई जानी चाहिए, क्योंकि जयंती आज अगर नहीं मनाई जाती तो आज हम लोग सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते। आज भी विद्यालय में बच्चों के बीच में अगर पूछ लिया जाता है कि कुंवर सिंह कौन थे तो उनके बारे में बच्चे नहीं बता पाते हैं। किसी भी महापुरुष के बारे में हम लोग बताने में असमर्थ हो जाते हैं, और जयंतियाँ मनाने के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि बच्चे कम से कम 2-4-10 पॉइंट तो जरूर सीख जाते हैं। आप आज भी आप लोग जान गए होंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, ध्यान में है? कब हुआ था? 304 ईस्वी पूर्व में। पिता का नाम बिंदुसार, जन्म स्थान ठीक। उनको सम्राट अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत में अफगानिस्तान से लेकर, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाता है, जिसमें बर्मा से लेकर, नेपाल से लेकर, भूटान से लेकर ईरान, हाँ, पश्चिम भारत के पूरे नक्शा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा पकड़ के ये भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था। ये सारे जगहों को मिलाकर एक अखंड भारत की स्थापना किए थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनका जो प्रारंभिक जीवन था बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था। वो जन्म के बाद, क्योंकि उनके पिता की 16 रानियां थी, जिनसे लगभग 101 पुत्र थे, और 101 पुत्रों में सबसे बड़े जो इनके सौतेले भाई थे, सुसीम का नाम आता है, जिनसे इनका संघर्ष शुरू से ही चलता रहा। और बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व में हुई थी, और उसके बाद 4 सालों तक इन लोग के बीच में उत्तराधिकार को लेकर गृह युद्ध हुआ था। और 269 ईस्वी पूर्व में सफलता के पश्चात इनको वहाँ की गद्दी प्राप्त हुई। गद्दी प्राप्त करने के लगभग 8वें वर्ष पश्चात, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में, जो बगल का एक राज्य था, जो स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जिसको हम लोग कलिंग के नाम से जानते थे, वर्तमान में उड़ीसा है, वो एक बहुत ही स्वतंत्र और बहुत ही अच्छा राज्य था। लेकिन चूंकि पूरे लगभग भारतीय उपमहाद्वीप पर इनका अधिकार था, लेकिन बगल का एक राज्य जो है स्वतंत्र था, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं था, और उसको लेकर कलिंग पर इनकी विजय योजना बनी, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में यह लड़ाई लड़ी गई, और इसमें भीषण रक्तपात हुआ। और उस रक्तपात का परिणाम हुआ कि लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। और उस रक्तपात को देखने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और इनको दीक्षा देने का काम किया था एक बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम आता है, दीक्षित किया था, उसका नाम आता है उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध धर्म का बौद्ध भिक्षु ने इन्हें को दीक्षा दिया था।
कौन दिया था? ये सब जीके का क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं, जीके का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था? 8वें वर्ष में। ईस्वी कौन था? 261 BC या 261 ईस्वी, ठीक है। इनके समय में उसके बाद ये बौद्ध धर्म ग्रहण किए और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी का यात्रा किए थे। और लुम्बिनी का यात्रा करने के पश्चात क्या किए थे? वहाँ का पूरा जो है गांव का कर से मुक्त कर दिए थे। उसके पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात बौद्ध धर्म का विस्तार के लिए इन्होंने धम्म की स्थापना की थी। ये इस बार इंटर का क्वेश्चन था, धम्म से क्या समझते हैं? तो धर्म का ही रूप था, लेकिन उसमें क्या था? सभी धर्मों को मिला दिया गया था। उसमें किसके प्रति किसका आदर करना है, किसको क्षमा करना है, ये हर चीज को क्षमा करने से लेके कर से लेके हर तरह का उसमें नियम कानून थे, जो कि अच्छाई से भरा हुआ था। और इनके 2 बच्चे, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों को ईरान, नेपाल, जापान, श्रीलंका, जिसको सर बताया था कि सियोल के नाम से जाना जाता था, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे। और अभी तक लगभग इनके, और साथ ही साथ इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए जहाँ तहाँ शिलालेख भी बनवाया था। शिलालेख यानी कि शिला पर, पत्थर पर लेख लिखवा देना, और वो लेख लगभग 31 शिलालेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि 13वां जो शिलालेख है, 13वां शिलालेख ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और उसमें पूरा बताया गया है कि इसमें किस तरह से कितना रक्तपात हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, एक और जीके का इसमें क्वेश्चन आता है कि इनके शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कब पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले इनके शिलालेखों को पढ़ा था। और तब अशोक के बारे में पता चलने लगा, और विश्व के खासकर एशिया के प्रमुख देशों, जापान, ईरान, थाईलैंड, बर्मा, अफगानिस्तान, ये सारे देशों में शिलालेख निकलने शुरू हुए। इसका मतलब ये साबित करता था कि इन्होंने धर्म प्रचार के लिए इन सारे देशों में अपने अपने महामात्र नियुक्त किए थे, महामात्र जो धर्म का प्रचार करें। साथ ही साथ सबसे प्रमुख इनकी बात क्या थी? अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया, और यही कारण था कि अहिंसा पर ज्यादा बल देना, जो कि आगे चल के मौर्य वंश का नाश का भी कारण बना। हालांकि जब तक अशोक जीवित रहा, तब तक किसी का हिम्मत नहीं था कि मौर्य साम्राज्य की तरफ नजर उठाकर देखे, क्योंकि लोग ये जानते थे कि अशोक शस्त्र त्याग किया है, शस्त्र चलाना नहीं भूला है। इसलिए लोग डर से भी मौर्य साम्राज्य की तरफ नजर नहीं जाते थे। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसमें अशोक का जो है पूर्ण रूप से अहिंसात्मक जो कार्रवाई था, या जो भी उसका विचार था, या उसका धर्म का प्रयोग करना था, उसको भी माना जाता है। एक कारण वो भी है। उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी तो हुए ही, और इस तरह से अशोक का जीवनी अगर हम लोग देखें तो अंत समय जो था बहुत ही अच्छा, और क्या कहा जाए, मतलब देश के लिए स्वर्णिम इतिहास था। और 232 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु मानी जाती है। लेकिन अपने शासन का अधिकांश समय जो है 8 साल के बाद उनका जो समय रहा वो प्रजा के प्रति बहुत ही अच्छा रहा, जिसके चलते इनको देवताओं का प्रिय या देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। ये धम्म विजय के बाद पश्चात इनका नाम पड़ा। कलिंग युद्ध जो हुआ उसके बाद जब ये बौद्ध धर्म अपनाए, उसके बाद इनका नाम देवनाम प्रिय पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग के सामने कई जीके के सवाल आ गए। पहला चीज कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261। दूसरा, इनके राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद हुआ था? 17वें वर्ष में हुआ था। इनके समय में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? तीसरी। इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? और तीसरी जो संगति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को 3 भाग में बांटा गया था, जिसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं।
धम पिटक विनय पिटक और धम पिटक विनय पिटक और एक और पिटक आदि आदि आदि। इनके काल में भी, इनके समय में भी भारत का विस्तार हुआ। लंका तक हम गए, समुद्र पर पुल भी बंधा है, सीता की वापसी हुई, फिर भी उस राज्य का अधिग्रहण हम नहीं किए। ध्यान देने वाली बात है। स्वर्णमयी लंका नामे रोचते लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ए लक्ष्मण, हमें तो ये स्वर्ण सोने की लंका थोड़ी सी भी भाती नहीं है। अपनी माँ और जन्मभूमि सबसे बड़ी है, महान है, और मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। यह एक त्याग था राजा का। दीजिए आप दीजिए दो दो को दीजिए, दो ताली बजाइए आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए भाई, बच्चों का और हमारे तरफ से कुछ है जो आई भवन है, हमारे तरफ से एक बच्चों के प्रोग्राम में आप आए, ये जो कम से कम अब थोड़ा सा मिष्ठान हो जाए। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी थीर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी थीर जाते हैं। और रमजान का महीना भी चल रहा है। गजब। एक तरफ नवरात्र का उपवास चल रहा है, एक तरफ रोजा का उपवास चल रहा है। रमजान माने ज्ञान का महीना चल रहा है, इधर चैत्र नवमी भी चल रही है। माने ईश्वर चाह रहा है कि सब एक है, सब एक रूप है। केवल सबको हमसे ही सभी लोग गए हैं, हम में ही आके समाहित हो जाएंगे, बशर्ते अपने ज्ञान पर जोड़ दें, अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर जोड़ दें और सत्कर्म करें, सही कर्म करें, पाक साफ कर्म करें, तो एकदम सबका कल्याण होगा। हमें तो ईश्वर प्रेरित कर रहा है, हमें 2 कदम आगे चलना है और अपने कर्तव्यों को क्या करना है, समझना है और काम करना है। ज्ञान हासिल करेंगे, निश्चित तौर पे मंजिल चल करके खुद हमारे पास आएगी। ठीक है, थैंक यू। हमने के प्रेमचंद उच्च विद्यालय पर बानी सन और हमारा साथ यहाँ के प्राचार्य महोदय बानी विनय जी, का कहें बच्चों को उपस्थिति के लेके केता चला था। सबसे पहले रउरा के धन्यवाद। आज रामनवमी और सम्राट अशोक के जयंती के शुभ अवसर पर संपूर्ण क्षेत्रवासी लोग के, हमारा विद्यालय के सानिध्य में रहे छात्र छात्रा लोग के, सब लोग के धन्यवाद। विशेष आग्रह बटे गार्जियन से कि अपना बच्चा लोग के हमारा विद्यालय में भेजी, जेकर नामांकन हो चुकल बा 10वां के, जे 12 में जाए बा, वो 12 वाला लोग के विद्यालय में भेजी। पठन पाठन के कार्यक्रम चल रहा बा और ढंग से चल रहा बा। तो रउरा लोगन अगर विद्यालय में रउरा बच्चा है तो ओकर पढ़ाई हुई, बढ़िया से हुई। अगर बच्चे ना रही तो पढ़ाई के ऊपर कहीं ना कहीं आक्षेप पड़े। विशेष करके 12 में जितना भी रिजल्ट होता है, लड़का सन के नंबर अंग्रेजी हिंदियों जुटेला तो 60% आवेला जी। अब साइंस करके हिंदी अंग्रेजी पर डिफर करता तो 2nd डिवीजन हो जाता। तो ये हमारा विद्यालय में कुछ टीचर आर्ट्स के, साइंस के, मैथ के, अंग्रेजी के लोग बा 12 तक के, वो बच्चा लोग अगर आई तो लोग के पठन पाठन हुई ढंग से, अच्छा से। तो हम आग्रह ये करें, कम से कम तो 3 सब्जेक्ट के पढ़ाई 300 नंबर के बाद, अंग्रेजी, हिंदी
भूगोल, इतिहास, पोल साइंस, इस एकर सब लोग शिक्षक बाटे, पढ़ाई हुई। जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के भी बात बा तो मैथ के अभय सिंह बानी, माध्यमिक स्तर के बानी, लेकिन वहाँ के भी अच्छा पढ़ा सकते नहीं। मैडम बनी सुनीता मैडम, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बानी उनको को बढ़िया पढ़ा सकते। तो बच्चा लोग रही तब न पढ़ाई जी। वहाँ लोग से गार्जियन से अपील बा कि एकदम 12 तक के बच्चा के विद्यालय भेजी, पठन पाठन खातिर हमने के तैयार बनी सन। रउरो लोगन के सहयोग ना रही तो विद्यालय बढ़िया से ना चल पाई। रउरा लोगन अपने बच्चा के आलिया खातून जो ये विद्यालय में सबसे ज्यादा नंबर लेके आई है, उनकरा के का कहें? विद्यालय के तरफ से बहुत बहुत बधाई बा कि हमारा विद्यालय के नाम रोशन कैली। हम यही चाहें कि जितना नंबर मिलल बा उससे अधिक नंबर 12 स्तर पर मिले। हमनी के क्षेत्र के विद्यालय के नाम रोशन होके अपन बड़ ऊंच पद पर उ आसीन होकस कि जैसे हमनी के अपने के सम्मानित महसूस करी सन। आगे उनका भविष्य के लेके बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भविष्य प्राप्त होके, अच्छा वहाँ के पद प्रतिष्ठा प्राप्त होके। वो छात्र है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि प्रेमचंद उच्च विद्यालय के प्राचार्य विनय जी बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर हैं और चाहते हैं कि बच्चे की उपस्थिति लगातार यहाँ बनी, प्रतिदिन बच्चे विद्यालय आए और जो यहाँ के शिक्षक हैं उनके ऊपर काबिलियत पे उंगली उठाने वाले लोग के लिए एक तमाचा होगा कि जब बच्चे आएंगे और रिजल्ट बेहतर होगा तो स्वतः जो कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल की शिक्षा बेहतर है, उससे कहीं बेहतर मुझे लगता है कि प्रेमचंद उच्च विद्यालय कम से कम रिजल्ट देगा। और इस बार आलिया खातून नामक एक बच्ची जो 454 अंक लेकर के यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है, इस तरह आने वाले समय में इस विद्यालय से बिहार टॉपर भी होने का गौरव प्राप्त होगा। लेकिन निर्भर करता है बच्चों के परिजनों पे और बच्चों के पढ़ाई पे कि अगर उनकी उपस्थिति सही रहती है तो मार्गदर्शन सही मिलेगा, और मार्गदर्शन जब सही मिलेगा तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है।